हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम झकास। चलिए भाई बात करते हैं इसके बाद अगले वीडियो के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको समुच्चय के बारे में बेसिकली समझाया था और उसके अंदर मैंने पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का पूरा डिस्कशन करवा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा सेट हुआ होगा। ठीक है ना। देखिए अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या, रिक्त समुच्चय। सबसे पहला क्या, रिक्त समुच्चय। क्लास 11th में आपके स्कूल बोर्ड के अंदर स्कूल के अंदर तो सारे चैप्टर्स हो गए होंगे। एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये एक बूस्ट अप है आपके लिए, कि आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर देगा। मतलब कोई कॉन्सेप्ट अगर वीक रह गया हो तो यहाँ से आप पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय इस शब्द से हमें समझ में आता है रिक्त का मतलब खाली स्थान, कोई चीज़ ना होना, क्या होना, खाली होना। अब देखिए क्या होता है कि जैसे रिक्त समुच्चय होता है उसको जनरली तो हम प्रदर्शित करते हैं फाई के द्वारा। ऐसे मैंने मंझला कोष्टक बना दिया और उस मंझले कोष्टक के अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखी, एक भी अवयव उपस्थित ना हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिक्त समुच्चय। ठीक है ना। उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं और ऐसा मंझला कोष्टक है उसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, ना 1 और 2 हो, कोई भी नंबर ही ना लिखा हो, तो वो क्या कहलाता है मेरे पास, रिक्त समुच्चय। परिभाषा से हिसाब से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखिए परिभाषा के हिसाब से क्या लिखा है इन्होंने भाई, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। क्या होता है, एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय, या फिर उसको शून्य समुच्चय ही बोलते हैं। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं या फिर शून्य समुच्चय भी कहते हैं, कहलाता है। परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय होगा जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। कहाँ पर दे रखा भाई, बी और ए। ये देखिए इसमें लिखा है इसने बी के बारे में क्या लिखा है इसने, इसको मैं समझाता हूँ पहले कि एक्स सच दैट एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। एक्स क्या है, किसी कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। और बी क्या कहलाता है, वर्तमान में कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। अब भाई देखो यहाँ तो एक बात समझ में आ रही है कि यार एक बच्चा 10वीं में भी अध्ययनरत है और एक वही बच्चा 11वीं में भी है, तो ये तो संभव है ही नहीं ना, ये तो संभव है ही नहीं। हाँ यहाँ पर ये सही है कि एक बच्चा जो कक्षा 11वीं में अध्ययनरत है या कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, तो कक्षा 11वीं एक सिंगल कक्षा का हो सकता है, लेकिन एक ही बच्चा 10वीं में भी है और 11वीं में और सेम टाइम में, तो ये संभव नहीं है। तो ये वाला हमारे पास रिक्त समुच्चय नहीं है, ये वाला रिक्त ये वाला रिक्त समुच्चय है हमारे पास और ये वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है ना। और यही बात को उन्होंने नीचे भी लिखा है परिभाषा में। ठीक है ना। इन्होंने ये चीज़ क्या लिखी है कि इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब एक ही कक्षा के अंदर 10वीं और 11वीं में एक बच्चा संभव नहीं है। हाँ ए में हो सकता है, तो ए हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है ना भाई, ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा। मान लीजिए ए का मान जो है, नीचे एक और उदाहरण दे रखा है, ए का मान उसने लिखा है 1 से बड़ा और 2 से छोटा, एक प्राकृत संख्या है, ये तो संभव ही नहीं है। प्राकृत संख्या तो 1 होगी या 2 होगी, अब उसके बीच में जो संख्या आएगी वो तो हमारे पास दशमलव में आ जाएगी ना, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हमारे पास ए, ये जो समुच्चय देखा है ए वाला, ये कैसा है, एक रिक्त समुच्चय की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा, रिक्त समुच्चय की श्रेणी में आएगा। क्लियर है भाई ये बात, सब चीज़ें आपको क्लियर भी होती जा रही है ना, ऐसी फील आ रही है कि हाँ भाई मैथ्स में कुछ सीख रहे हैं हम, कुछ नया हमें समझ में आ रहा है। वैसे पूरा जो चैप्टर है बहुत ईजी चैप्टर है, बिल्कुल टाइम पास, मतलब इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको ट्रिगो पढ़ाऊँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊँगा, अरिथमेटिक समांतर श्रेणी और ये जो श्रेणियाँ पढ़ाऊँगा, तो उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। फटाफट हम डिस्कस करते हैं इसको भी। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 और x एक परिमेय संख्या है जहां b रिक्त समुच्चय है, क्योंकि समीकरण x स्क्वायर बराबर 2। अब x स्क्वायर बराबर 2 आ रहा, तो भाई साहब ये परिमेय संख्या तो आएगी नहीं ना। परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, ये आ गया x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x स्क्वायर बराबर 2, तो वर्ग घटाओगे रूट लगाओगे तो x बराबर क्या होता है, धन ऋण √2। अरे धन ऋण करनी के अंदर 2 आएगा ना, अब करनी के अंदर कोई चीज़ आ जाए तो वो तो पहले ही अपरिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या अगर करनी के अंदर आती है तो वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन्होंने क्या कहा कि एक परिमेय संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x का मान कितना आ रहा है, करनी के अंदर धन और ऋण का 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक रिक्त समुच्चय हो गया। तीसरे की बात करते हैं, x
सच दैट एक संख्या दो से अधिक एक सम अभाज्य, अब दो से अधिक में तो सम अभाज्य संख्या क्या आएगी भाई, 4 आएगी, तो 4 अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उसी नंबर का भाग जाए। एक तो हो सकता है पर एक सभी में जाता है 1 का भाग, पर जैसे 2 हो गया 3 हो गया, 3 में 3 का ही भाग जा सकता है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। एक सबके लिए कॉमन है, एक को अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे हम, है ना। तो 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये संभव ही नहीं है, तो सी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि केवल 2 एक ही सम अभाज्य संख्या है। भाई एक ही क्या होती है अभाज्य संख्या, 4 6 8 ये नहीं होगी, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है। एक से ज़्यादा संख्या का अगर भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होती। अपवाद के रूप में एक को छोड़ देना, क्योंकि एक जो होता है 1 होता है उसमें सभी का भाग जाता है, ठीक है ना। सवाल नंबर डी वाले में क्या लिखा भाई, एक सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक विषम संख्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, कि अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा। स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा भाई, रूट लगाऊंगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो है एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिख लेते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर बराबर धन का 4, तो एक्स बराबर धन ऋण 2 आ जाएगा। अब एक्स बराबर धन का 2 आ रहा है और ऋण का 2 आ रहा है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों विषम संख्याएं नहीं है ना। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो ये तो विषम संख्या है ही नहीं, तो सी क्या हो गया हमारे पास, एक रिक्त समुच्चय हो गया। मतलब वो चीज समुच्चय किसी भी मंझले कोष्ठक के अंदर कोई एलिमेंट आए ना, कोई अवयव या सदस्य उपस्थिति ना हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि इस स्टूडियो में 100 बच्चे उपस्थित है, तो ये एक तरह से रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इस स्टूडियो में केवल अकेला मैं हूँ, रिकॉर्डर कैमरामैन है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई, एक रिक्त समुच्चय हो गई, ठीक है। चलिए भाई अगला दे रखा हमारे पास, अगला प्रकार क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय। बड़े काम का है परिमित। परिमित का सिंपल सा बात है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट जो एक लिमिटेड हो, और अपरिमित का मतलब क्या, इनफाइनाइट अनंत हो, मतलब कोई उसकी लिमिट ना हो, वो कहलाएगा अपरिमित। एक होगा परिमित और एक होगा अपरिमित। देखिए भाई समझते हैं, नीचे मान लीजिए 1 से लेके 5 और ये लिखा उसने, दोनों लिखा उसने, क्लियर दिख रहा ना आपको, विजिबल तो हो रहा होगा क्लियर। ये लिखा हमारे पास पहला ए एक समुच्चय जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे हैं, और बी एक समुच्चय है जिसमें ए बी सी डी ई और जी लिखा है। अब ए से लेके 5 तक ये फिक्स है, ए बी सी डी ई जी ई और जी, ये 6 जो भी नंबर आपके पास आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, ये फिक्स है। तथा सी इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। अब विश्व में रहने वाले पुरुष तो बहुत सारे हैं, है ना, तो ये मेरे पास परिमित हो गया, फाइनाइट है, फिक्स है 1 से लेके 5 तक, ये भी फिक्स। पर ये जो सी वाला है ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे पुरुष है भाई, किस किस को गिनने जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो उसने क्या लिखा है, ए में 5 अवयव है, ठीक है, बी में 6 अवयव है, सी में कितने अवयव है, जैसा कि स्पष्ट है कि सी के अवयव की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, किंतु यह प्राकृत संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। किसी समुच्चय एस के अवयव की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के विभिन्न अवयव की संख्या से, इसे एनएस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एनएस एक प्राकृत संख्या है, एस एक आरिक्त परिमित समुच्चय होगा, मतलब उसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा वो। तो जो सी वाला होगा वो एक तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आरिक्त, क्या हो जाएगा, एक आरिक्त परिमेय समुच्चय हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है ना। तो ए और बी वाला तो आपके पास क्या है, परिमित संख्या है। तो जैसे उसने लिखा है सी परिमित समुच्चय है, लेकिन क्या वाला बोलेंगे, ए बी सी तथा सी परिमित समुच्चय, क्योंकि पुरुषों की संख्या तो बहुत सारे, पर वो प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि ऋणात्मक में तो पुरुष होते नहीं ना, तो सारे क्या धनात्मक में होंगे, तो उसको गिन तो सकते हैं लेकिन उसको हम आरिक्त समुच्चय के रूप में लिख लेंगे। तो ये वाला भी परिमित है, ये वाला भी परिमित है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, कोई सीमित संख्या होगी, कोई भी सीमित संख्या 100 आ जाए 200 आ जाए। जैसे भारत देश के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या है, तो वो हमारे पास क्या एक परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। चलिए भाई परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा भी हम समझ लेते हैं। परिभाषा में सिंपल सा एक लॉजिक दे रखा है, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसके अवयवों की संख्या क्या होती है, हाँ संख्या निश्चित होती है, परिमेय समुच्चय कहलाता है ना। क्या कहलाता है, परिमेय, जिसके अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित हो, जिसे हम फिक्स देख सकते हैं 100 200 500 1000 लाख, ठीक है ना। अन्यथा समुच्चय अगर वो संख्या उसकी संख्या निश्चित ना हो कि अनिश्चित हो जाए तो वो कैसा कहलाएगा हमारे पास, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W एक परिमित हो जाएगा, ठीक है ना। W किसी भी सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, जैसे वेडनेसडे आ गया W मतलब, तो एक परिमित हो गया। मान लीजिए G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G
अपरिमित है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा बना दी मैंने, इस पे जी उपस्थित है। अब इस पे जी कहीं भी उपस्थित हो सकता है, ऐसे अनंत बिंदु है। इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। तो वो क्या हो, एक तरह से मेरे से अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना। एक मुट्ठी शक्कर ले लीजिए, उसको आप गिनने में जिंदगी निकाल गिन तो सकते हो, पर वो एक तरह से हमारे पास क्या कहलाएगा? एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। एक मुट्ठी अगर गिन लेते हो तो एक बोरी ले लेना और गिनते रहना जीवन भर। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? एक अपरिमित संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये 1 3 5 और विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये सभी क्या कहलाते हैं? अपरिमित के अंदर ही आएंगे, क्योंकि अनंत तक जा रहे हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। ये लिखा ना समुच्चय, -3 से लेकर अनंत पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे पास? अपरिमित। प्राकृतिक, अप्राकृतिक, ये सभी लिखा उसने ना। प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 ये सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमित। 1 3 5 7 और ये 1 2 3 4 5 सारी प्राकृत संख्याएं, या फिर सारी क्या आ जाए? वास्तविक संख्या आ जाए। इसमें क्या दे रखे हमारे पास? सारी ये वास्तविक संख्या है। तो इनका भी जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? अपरिमित, क्योंकि अनंत नंबर हो सकते हैं यार। ठीक है। नीचे एक अच्छा पॉइंट लिखा, नोट करके इसको कॉपी में नोट कर लेना भाई। सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है, मतलब कोई भी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे अपरिमित समुच्चयों को हम रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में लिख पाएँ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ आ जाइए, उदाहरण नंबर 6, उसमें 5 सवाल दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 6 में कितना सवाल दे रखे हैं जी? क्या हो गया? अल्लाह, हाँ, जा 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 इधर आ गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा? टू डू 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 डू, ये तो जा ही नहीं रहा, आ गया। ठीक है। ठीक है, देखिए भाई क्या देखा, बतलाया कि निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित है कौन अपरिमित है। किधर गया? अरे 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 खुल जा, काय मजे ले रही है। एक मिनट है ना, होल्ड करिएगा भाई। ये भाई साहब लॉक हो गए। स्क्रीन हो गई है फ्रीज, ऑन हो गया है, ये फ्रीज हो गया है, मतलब जम गया है। तो पेन आजा आजा आजा, चलो यूं ही समझा देता हूँ। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है कौन परिमित नहीं है। कौन परिमित है कौन परिमित नहीं है। कौन परिमित है कौन परिमित नहीं है, क्या हुआ इसे? GI3 ये कौन सी PDF है? ठीक है, लॉक हो गया जी, ये तो लॉक हो गया। अरे खुल जा बेटा खुल जा। चलिए छोड़िए, यही देख लेते हैं हम इसमें। EZ बोर्ड तो आ जाएगा ना, मैं बोर्ड तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना, इस बोर्ड के थ्रू तो मैं लिख ही सकता हूँ। चलिए भाई यहाँ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास? खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, ये वाला। ठीक है, तो बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित समुच्चय, कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो सबसे पहला जो हमें दे रखा है, जो सबसे पहला दे रखा है वो क्या लिखा? एक सच दैट x बिलोंग्स टू n और x-1 और x-2। अब यहाँ से इसकी 2 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 2 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? यहाँ से 2 वैल्यू आएगी। एक मिनट और देख लेते हम, हो जाए कुछ। यहाँ से इसकी 2 वैल्यू आएगी रे बाबा। PDF खुल जा रे बाबा, काहे मजे ले रही रे बाबा।
ये तो लॉक हो गई। चलो भाई, यहाँ तक हमने बात कर ली थी और ये स्क्रीन लॉक हो गई थी। तो यहाँ से हम बात करते हैं आगे, सवाल के ऊपर हम आ गए थे। ठीक है, तो ये नोट वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सवाल क्या दे रखा है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब परिमित अपरिमित सिंपल सा लॉजिक है। जैसे यहाँ पर लिखा है x-1 और x-2, इसके दो रूट्स आ जाएंगे। x-1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, x-2 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ गया, x बराबर 2। तो 1 और 2 तो हम परिमित है, फिक्स देना 1 और 2, तो पहला वाला क्या आ गया आपके पास, परिमित आ गया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x² बराबर 4, तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आ जाएगी, रूट हटाओगे तो धन और ऋण 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 2, ये दोनों चीज़ आ रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा मेरे पास, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 वाला भी हमें दिख ही रहा है कि क्या होगा, परिमित होगा, क्योंकि 2x-1 बराबर कितना हो गया 0, 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। x बराबर 1/2 आ गया, मतलब ये भी हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से परिमित आ जाएगा। x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या, तो ये आपके पास जो होगा वो अपरिमित हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रदत्त फाई, मतलब ये क्या चीज़ होगी, अपरिमित होगा, है ना, ये फाई। अतः यह प्रदत्त फाई का मतलब यहाँ पर थर्ड नहीं फोर्थ वाला आएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 वाला तो हमारे पास क्या हो गया, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला बता दिया ना, ये क्या था मेरे पास, परिमित था। 4th नंबर में क्या लिखा है, एक अभाज्य संख्या, तो ये अपरिमित में आ जाएगा। दिया समुच्चय सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अनंत है। अब बहुत सारी ऐसी संख्या हो जाएगी अभाज्य वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रदत्त समुच्चय अपरिमित बोल सकते हैं। और 5वां क्या लिखा हमारे पास, x बिलोंग्स टू n और x विषम, तो विषम संख्या भी बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से अपरिमित आ जाएगा, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या अनंत है, कितनी होती है, अनंत होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तरह से अपरिमित आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों परिमित है, चौथा और 5वां क्या हो गया, अपरिमित आएगा। चलिए भाई अगला टॉपिक आया हमारे पास, समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 समुच्चय है, एक a और एक b है, a के अंदर अवयव है 1 2 3 4। ठीक है ना, मैं जैसे समझाता हूँ आपको इसको। जैसे मान लीजिए a क्या अवयव, अंदर अवयव क्या है, 1 2 3 और 4, और b के अंदर भी अवयव वही है, b के अंदर हो गया कितना है, 4 3 2 और 1, और दोनों का ऑर्डर जो है, जो दोनों का क्रम है वो अपोजिट है, एक में 1 से 4 तक जा रहा है, एक में 4 से 1 तक जा रहे हैं। इसमें भी 4 अवयव है और इसमें भी कितने अवयव है, 4 अवयव है, और जो अवयव a के अंदर है वही अवयव किसके अंदर है, b के अंदर भी है। तो ये वाला जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, समान समुच्चय कहलाएगा, कि जो अवयव a में है, भाई अवयव की संख्या समान हो ये तो होना चाहिए। दूसरी बात, जो अवयव एक समुच्चय में वही अवयव दूसरे समुच्चय में भी होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, समान समुच्चय। अगर इसी की जगह जैसे मान लीजिए c ले लेता हूँ, c और उसमें अवयव दे देता हूँ 1 2 और 3, तो ये जो 1 2 3 आया ये समान समुच्चय नहीं है, ना a के समान है ना b के समान है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये परिभाषा में क्या लिखा है इसने, 2 समुच्चय a और b समान कहलाते हैं यदि उनके तथ्यतः समान अवयव हो। पहली बात, अवयव की संख्या क्या हो, समान हो, और हम लिखते हैं कि a बराबर b, मतलब a के अंदर जो अवयव है वही का वही किस में होना चाहिए, b में होना चाहिए, अन्यथा समुच्चय क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि उसको a बराबर b के बराबर नहीं है, मतलब a नॉट इक्वल टू b। तो a के जो अवयव है वो b के अंदर भी उपस्थित होना चाहिए, a के सारे अवयव b के अंदर उपस्थित है और अवयव की संख्या भी समान है, तो कहलाएगा क्या, समान समुच्चय। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, असमान समुच्चय। ठीक है, जैसे इसने लिखा है नीचे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था वही वाला यहाँ पर आ गया। मान लीजिए 1 2 3 4 और b क्या आ गया, 3 1 2 4, तो a के अंदर जो अवयव उपस्थित है वो सारे के सारे अवयव b के अंदर भी उपस्थित है। a के अंदर 4 अवयव है, b के अंदर भी 4 अवयव है, और वही के वही है, तो a b के क्या हो गया, समान समुच्चय हो गया। मान लीजिए a 6 से कम अभाज्य संख्या है तथा p 30 के अभाज्य गुणनखलों के समुच्चय है। स्पष्ट है कि समुच्चय a और p समान है। ठीक है ना। अब क्यों, कि भाई पहले 6 से कम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता, 3 हो जाता और 5 हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 30 के अभाज्य गुणनफल, तो कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें भी 2 और 3 और 5 आ जाएगा। तो इनका जो समुच्चय बनाओगे, अभाज्य गुणनफल है और 6 से
कम भी है, तो यहाँ पर ये दोनों समुच्चय क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से समान समुच्चय हो गए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 6 से कम अभाज्य संख्या क्या थी, 2, 3, 5, और 30 के गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 तिया 6 और 6 × 5 30 हो जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं इसके बाद। हाँ, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, टिप्पणी में क्या लिखा है देख लेते हैं, है ना। यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक के बाद आते हैं, तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए समुच्चय 1, 2, 3 और समुच्चय 2, 2, 1, 3, 3 है, समान समुच्चय है, क्योंकि वहाँ पर एक अवयव का क्या होता है, पुनरावृत्ति हो रही, तो समुच्चय तो अभी भी क्या कहलाएगा, समान ही कहलाएगा। ए का प्रत्येक अवयव बी में, अतः इसका विलोम भी सत्य है। इसी कारण हम प्राय किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते। कोई भी समुच्चय अगर आ रहा है तो उसके हम डबल से रिपीटेशन नहीं करेंगे, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, पर अगर पुनरावृत्ति होती है तब भी वो कैसा समुच्चय कहलाएगा, मेरे पास एक तरह से समान समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 दे रखा है, क्या पूछा है भाई, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए। ए वाला हो गया, भाई ए का मान क्या है, 0 आ रहा है, और बी का मान क्या बोला उसने, 15 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, 15 से बड़ा हो सकता है, 15 से बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा तो 1, 3, 4, 5, हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 एक अवयव है, लेकिन यहाँ पर कोई अवयव नहीं आ रहा, ये एक तरह से आपके पास क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, क्या है भाई, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर दे रखा है, ये उसने बोला है ए 0 को बिलोंग करता है, 0 समुच्चय बी, सी और डी और ई किसी से भी संबंध नहीं रखता, तो इसका संबंध इस बी के साथ नहीं है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, इस पहले वाले का संबंध बी के साथ तो नहीं हो सकता। फिर सी के अंदर बात करें तो सी का मान कितना आ रहा भाई, x - 5, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ रहा है 5, लेकिन हमारा a के अंदर कितना आ रहा है, a के अंदर तो 0 आ रहा है, तो 0 और 5 तो बराबर हो ही नहीं सकते हैं, भले अवयव दोनों में एक ही है, इसमें भी अवयव की संख्या एक है और सी वाले में भी अवयव की संख्या एक ही है, पर एक के अंदर 0 है और एक के अंदर क्या है 5 है, तो समान नहीं हो सकते हैं। ऐसे डी वाले में बात करूँ तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे ±5, क्योंकि वर्ग हटाएंगे तो कर्ण ही लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 अवयव आ रहे हैं, लेकिन a के अंदर कितने अवयव है मेरे पास, केवल 1 अवयव, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इसके भी कितने आएंगे, 2 धन पूर्णांक आएंगे, लेकिन यहाँ पर कितना अवयव है, केवल 1 ही है, तो ये किसी के साथ भी संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या दे रखा है, फिर प्रश्नावली पे आते हैं हम इसको डिस्कस करते हुए। देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला लिखा एक्स शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय, बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय समान है। अब देखिए ए के अंदर मैं बात करूं तो इसका समुच्चय क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा ए, एल, ओ और वाई, ये बनेगा क्या। बी के बात करूँ, ये वाला क्या आ गया, मैंने ए के लिया गया, बी के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ओ, वाई और ए। अरे ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पर भी एल, ओ, वाई और यहाँ वाई, ओ, ए, वाई, एल, ओ, वाई है, वही अवयव ए में भी आ रहे, वही अवयव बी में भी आ रहे हैं, तो ये एक तरह से कौन सा समुच्चय हो गया, समान समुच्चय। तो पहला वाला समुच्चय हमारे पास क्या है, समान समुच्चय है, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या लिखा उसने, दूसरा वाला प्रश्न, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, जेड को क्या बोलते हैं हम, एक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तथा एन स्क्वायर का मान 4 से बराबर या 4 से कम, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब इन दोनों में देखते हैं सवाल नंबर 2 में, तो देखिए पहला वाला जो लिखा है हमारे पास, कहाँ गया सवाल, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा है एन का, एन बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ -2 और +2 आ जाएगा। अब -2 की बात करूँ तो -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है ना। और बी वाले में क्या, इसके 2 गुणांक आएंगे, मतलब माइनस का 2 और प्लस का 2 और प्लस का 1, इसके कितने गुणनखंड आएंगे भाई, 1 आएगा, 2 और 1 आएगा, 1 गुणनखंड करिएगा आप। तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, पर यहाँ पर -2 और +2 दोनों आ जाएंगे, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल आपके पास 2 और 1 आएगा। तो ये वाली जो चीज़ है, ये ए वाला जो समुच्चय है वो बी समुच्चय के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने 5 अवयव आ रहे हैं और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 अवयव आ रहे हैं, तो अवयवों की संख्या भी समान नहीं है। दूसरी बात, एक के अंदर जो अवयव आ रहे हैं दूसरे के अंदर अवयव, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 तो आ रहा है, लेकिन -2, -1 और 0 नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से ये भी हमारे पास समुच्चय जो कहलाएगा समान समुच्चय नहीं होगा। हाँ, इसके फर्स्ट वाला जो समुच्चय वो समान समुच्चय है, ठीक है।
रिक्त समुच्चय, अब दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या है, तो भाई साहब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दो से विषम संख्या और दो से भाग भी जाए, तो ये वाला रिक्त समुच्चय हो जाएगा, पहला वाला रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्या, हाँ सम हो सकता है पर एक ही आएगा, केवल दो, क्योंकि दो है वो एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा, x एक प्राकृत संख्या है, जो x एक प्राकृत संख्या है लेस देन 5 और 7 से बड़ी हो, मतलब 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो भाई साहब 7 से बड़ी और 5 से छोटी, इसके बीच में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अगर मैं 5 से छोटी बात करूं तो 1 2 3 4, 7 से बड़ी बात करूं तो बहुत सारी हो सकते हैं, 8 9 10, है ना, जो भी आपका आएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पर संभव है ही नहीं कि 5 से बड़ी और 7 से छोटी ऐसी कोई संख्या आ ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि 5 से बड़े में क्या आता है 6 आता है, और 7 से छोटे में क्या आता है वो भी 6 आता है, तो 6 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। 5 से बड़ा हो, सॉरी ये उल्टा लिखा है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी ना, उल्टा 5 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, ठीक है ना। y समांतर रेखाओं के, तो ऐसा कोई सा भी बिंदु नहीं आएगा, क्यों भाई, जैसे एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, अब ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से आ जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब एक रेखा ऐसी जाए एक रेखा ऐसी जाए, ये किसी को एक बिंदु के ऊपर काटे, तो ऐसा समुच्चय यहाँ पर बनेगा नहीं, तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही। सवाल नंबर 2, वर्ष के महीनों का समूह, वर्ष के महीने भाई 12 महीने होते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, परिमित में, पहला आ जाएगा परिमित समुच्चय, है ना। जो परिमित वाला आएगा उसको रेड कलर से और जो अपरिमित आएगा उसको ग्रीन से मार्क करूंगा। 1 से लेके अनंत तक जा रही है तो ये अपरिमित हो जाएगा, 1 से लेके 100 तक जा रहा है तो 1 से 100 तक हम सारे परिमित है, गिन सकते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये वापस से अपरिमित हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य होगा तो ये सारे को हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, परिमित, ठीक है ना। तो भाई साहब ये भी परिमित है, ठीक है, ये वाला, इसके बाद पहला वाला भी परिमित है और तीसरा वाला भी क्या है, परिमित है, तो ये तीनों परिमित है, बाकी के जो दो बचे वो क्या हो जाएंगे, अपरिमित हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। एक शख्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित है, बहुत सारी हो सकती है, अनंत समुच्चय अनंत रेखाएं हो सकती है। ये एक शख्स हो गया और ये वाय अक्ष हो गया के समांतर, तो ऐसी बहुत सारी लाइन खींच दूँ ना, कितने भी खींच दूँ का फर्क पड़ता है क्या। तो पहला वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमित, ये मैं लिख देता हूँ अपरिमित, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ये हो जाएगा परिमित, क्या हो जाएगा, परिमित, क्योंकि 26 वर्ड लेटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब ऐसी बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है, 5 10 15 25 30 50, है ना, तो ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, अपरिमित हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, इसको भी अपरिमित में लीजिए। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, बहुत सारे वृत्त बना सकते हो, कितने बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। अब a और b में बताना है समान समुच्चय, a बराबर b है मतलब कौन सा समुच्चय होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए a के अंदर क्या है, a b c d है, b के अंदर भी है क्या, हाँ ये तो समान समुच्चय है, पहला सही है। दूसरे में 4 8 12 16, तीसरे में 8 4 16 और 18 आ रहा है, तो यहाँ पर 12 आ रहा है और यहाँ पर 18 आ रहा है, ये दो चीज़ अलग है, तो ये समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले में 2 4 6 8 10, उसमें सम धन पूर्णांक और x 10 से छोटा, हाँ भाई 10 से छोटा, यहाँ पर ये सारी संख्या 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, और धन पूर्णांक बोला है, तो धन पूर्णांक में यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। तो 10 क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ बराबर का साइन लगा रखा है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा समान समुच्चय, ठीक है। एक सच दैट संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज, और बी में देखिए 10 का कोई गुणज है ही नहीं, क्योंकि 10 का 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 10 का 20 30 आ रहा है, पर 15 और 25 ये 10 का गुणज नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास एक तरह से असमान, मतलब समान समुच्चय नहीं होगा, असमान हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 में बात करते हैं हम, क्या दे रखा है, यदि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है तो कारण सहित बताइए। इसके गुणनफल क्या आ रहे हैं,
2 और 3, और यहाँ पर इसके गुणनखंड भी क्या होंगे, इसके गुणनखंड -2 और -3 आएंगे। कैसे, तोड़ दो भाई, x² प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6, तो x यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 2, यहाँ पर प्लस का 3 निकाला तो ये भी हो गया x + 2 बराबर 0। तो एक गुणनखंड तो ये आ रहा आपके पास, मतलब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ रहा -2, और एक आएगा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई -3। तो -2 और -3 आ रहे, अवयव तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पर प्लस के 2 और 3 है और यहाँ पर -2 और -3 आ रहा है, तो दोनों में अवयव तो समान नहीं है, अवयव की संख्या समान है लेकिन अवयव समान नहीं है, तो इसलिए ये समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, पहला वाला समान समुच्चय नहीं होगा। चलिए अगले बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में क्या दे रखा है भाई, एक शब्द फॉलो का एक अक्षर है और वुल्फ, क्या है क्या, वुल्फ। तो फॉलो का अगर मैं समुच्चय बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, FOL और W, ये बनेगा क्या, F आ रहा है, एक F आ रहा है, एक O आ रहा है, एक L ले लो और एक W ले लो, 4 चीज़ आ रही। वुल्फ में भी चारों ही चीज़ आएगी, WOLF, तो दोनों में अवयव की संख्या भी समान है और अवयव भी क्या है, समान है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। क्लियर, सारी बातें क्लियर होती जा रही होगी आपको। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं। दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब समान समुच्चय कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, सबसे पहले बात करें ए की, तो ए में क्या आ रहा है, 2, 4, 8 और 12, कितना अवयव है, 4, ऐसा कोई सा एलिमेंट आ रहा है क्या, तो ए वाला किसी के साथ भी समान समुच्चय नहीं है, ए वाला किसी के साथ भी समान समुच्चय नहीं है, मुझे केवल एक ही नज़र आ रहा है, कौन सा, एक तो बी आ रहा है डी के साथ, तो जो बी होगा वो डी के साथ समान समुच्चय होगा भाई। देखो बी के अंदर 1 2 3 4, 3 1 4 2, ये बन रहा है। दूसरा मैं बात करूं, अच्छा ये ए वाला नहीं बन रहा है क्योंकि ए वाले में यहाँ 12 आ रहा है और सी वाले में यहाँ पर 14 आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ क्या अनुपस्थित है। दूसरा ई वाला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ई वाला, ई वाला किसके साथ, जी के साथ, तो जो ई होगा वो भी किसके साथ होगा, जी के साथ। तो ये दोनों बी वाला डी के साथ और ई वाला जी के साथ क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसके अंदर मैंने सारे परिमित, अपरिमित, समान और असमान समुच्चयों के बारे में बात कर ली, और एक्सरसाइज 1.2 का भी डिस्कशन यहाँ पर कम्प्लीटली मैंने कर लिया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, उप समुच्चय के बारे में और इसके नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हिंदी मीडियम में मैथ्स के वीडियो आप तक जरूर पहुँचते जाएँ। ठीक है, थैंक यू।